तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा मेरे कल की क्लास थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से नहीं हो पाई, बट आज हम इसको कवर करेंगे। ऑल वेल। कल भी वैसे मैंने रिवीजन ही कराया था छोटा सा, एक बार फास्ट फॉरवर्ड वो करवाऊं एंड देन हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बेटा मेरे हमारा चल रहा है क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 1930 के अंदर, 1 जुलाई 1930 में ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो है वो लेकर आए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 7th चैप्टर हुआ करता था किस चीज का? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज 7th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग वहां से इसको कैच करके लेकर आए 1 जुलाई को। इसके नाम के आगे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ओनली नहीं था, ये इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था। तो ये जो इंडियन वर्ड है ये रिमूव किया गया 1963 में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फुल फ्लेज इसका नाम है। 4 नंबर ऑफ यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर का पेपर में यहां से आएगा। पहला यूनिट हमने शुरू किया, यूनिट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले आपको मैंने गुड्स का डेफिनेशन बताया। गुड्स मीन्स व्हाट? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर मनी एक्शनेबल क्लेम को, बट इंक्लूड शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू बी मनी एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता है। मनी में सिर्फ करंट लीगल टेंडर, करंट कॉइन्स इंक्लूड होते हैं, और एक्शनेबल क्लेम आप सभी जानते हो, मैंने आपको बताया। शेयर्स, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ट्रीज, तो ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड होते हैं, लेकिन उनको लैंड से क्या किया जाता है बेटा? सारे टेंजिबल और सारे इंटेंजिबल एसेट्स को यहां गुड्स माना गया है। अब इंटेंजिबल में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर किया गया है। प्लस गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब कुछ गुड्स की डेफिनेशन में। यहां तक ओके था। फिर हमने अगले पड़ाव पर पहुंचे हम लोग, मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किया आप सभी के सामने। तो गुड्स मेरे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, एक होता है। अब ये एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कंटिंजेंट गुड्स में क्या डिफरेंस है? Existing goods means the goods which are in existence at the time of making contract of sale. वो गुड्स जो एग्जिस्टेंस में होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, उसको आप एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हो। एग्जिस्टिंग के अलावा दूसरा कौन सा है? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मतलब वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में, और कंटिंजेंट गुड्स जिसका सेल डिपेंड होता है फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। बेटा ओके था। एग्जिस्टिंग गुड्स की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करी। कितने तरीकों के एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं? 3 तरीकों के। एक स्पेसिफिक, एक एज सर्टेन और एक अन एज सर्टेन। एक स्पेसिफिक, एक एज सर्टेन और एक specific goods means the goods which are identified at the time of entering into contract of sale. As certain goods are the goods which are identified after entering into contract of sale. और uncertain goods means the goods which are kept in bulk. यहां तक ओके था? पक्की बात है जी। फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताया क्या होता है। It means when one person transfers or agrees to transfer general property in goods to buyer for price. जब कोई एक बंदा किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, या ट्रांसफर करने का क्या करता है? एग्रीमेंट करता है। एक बंदा मतलब सेलर जब किसी दूसरे पर्सन यानी कि बायर को जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का
इमीडिएटली अगर ट्रांसफर करता है तो सेल हो गई, और अगर फ्यूचर में ट्रांसफर करने का वादा करता है तो एग्रीमेंट टू सेल हो गया। सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स होगा, और प्राइस के लिए हम लोग ये काम करेंगे। प्राइस कौन सा कंसिडरेशन है? मॉनेटरी कंसिडरेशन। बोलो यहां तक ओके था? ठीक है जी। फिर हम लोग और आगे बढ़े थोड़ा सा। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद एक डिफरेंस बताया, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। क्या आपको याद है? सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस, वैसे तो कई सारे डिफरेंसेस बताए थे, मोटा मोटा मैं आपको याद दिलाता हूं। सेल में ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ से इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। बोलो हाँ या ना? एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप बायर से सेलर के पास। नहीं सर, गलत बोल रहे हो, सेलर से बायर के पास। ट्रांसफर अभी नहीं होगी, फ्यूचर में होगी ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। बोलो ओके। 2 पॉइंट। सेल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है। कौन सा बेटा? एग्रीमेंट टू सेल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी होता है। सेल के अंदर अगर कोई गड़बड़ होती है बायर की तरफ से तो सेलर बायर पर स्यूट फॉर प्राइस कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में अगर किसी ने ब्रीच किया तो मात्र डैमेज ले सकते हैं, क्योंकि वहां ओनरशिप ट्रांसफर। सेल में रिस्क कौन बियर करेगा? गुड्स से रिलेटेड लॉस कौन बियर करेगा? बायर, बिकॉज ओनरशिप किसके पास है? और वहीं पर दूसरी साइड सेलर, बिकॉज ओनरशिप सेल में सेलर पे, सॉरी, बायर पर एक राइट होता है। बोलो जस्ट इन रैम, इट मीन राइट अगेंस्ट द। और मेरा बच्चा, एग्रीमेंट टू सेल में अधिकार होता है जस्ट इन पर्सोने, मीन्स राइट अगेंस्ट द सेलर ओनली। ऑल वेल। सेल के केस में बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर का ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, ये नाम होते हैं उसके, वो क्या करेगा? वो सेलर से गुड्स ले लेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स की ओनरशिप बायर के नाम पर है। लेकिन सेलर ऐसे ही थोड़ी गुड्स दे देगा, कुछ पेमेंट आउटस्टैंडिंग होगी तो वो। बोलो यहां तक ओके है? और इसी के दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में कुछ एडवांस दिया हो तो वो ले सकते हैं। बोलो ओके? ऑल वेल। एक और डिफरेंस मैंने आपको कराया था, वो डिफरेंस वाला पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ये टेक्निकल प्रॉब्लम, बट मैं उसको प्रॉपर रिवाइज करवा देता हूं एक बार और। सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो मैंने आपको हायर परचेजर बताया। हायर परचेज क्या होते हैं? मतलब एक पर्सन एक तरीके से रेंट पर, या आपकी लैंग्वेज में समझ लो ईएमआई पर, कोई गुड्स जो है वो लेता है किसी और से और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता रहता है। तो सेल में तो सेलर बायर को ओनरशिप इमीडिएटली दे देता है, लेकिन हायर परचेज में क्योंकि आपने ईएमआई पे लिया है तो आपको ओनरशिप कब दूंगा? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। यहां तक ओके था? सेल में हो सकता है गुड्स की डिलीवरी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए सेलर से बायर की तरफ, या हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसफर हो सेलर से बायर की तरफ। गुड्स की डिलीवरी की बात कर रहा हूं, पोजीशन। लेकिन हायर परचेज में आप कोई भी चीज किस्तों पर लेने जाते हो तो पहले आपको चीज मिलती है या नहीं? ओनरशिप तो मिलनी नहीं है, तो चीज भी ना दे तो मैं आया क्यों हूं फिर यहां पर? ऑल वेल। तो गुड्स की कस्टडी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है। अगर सेल हो गई तो बायर क्या अपना गुड्स जो है वो रीसेल कर सकता है? जब मन करे तब करेगा रीसेल, उसका अपना गुड्स है। लेकिन अगर हायर परचेज हुआ है तो हायर परचेजर उस गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता। पूछो क्यों, या बता दो क्यों? अरे तू ओनर ही नहीं है, कैसे बेच देगा? क्या सेल में बायर जनरली गुड्स को सेलर को रिटर्न कर सकता है? जनरली नहीं। वही आप एग्रीमेंट सॉरी हायर परचेज की बात करो तो हायर परचेजर जब उसकी इच्छा हो वो अपने गुड्स को क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है, कोई भी उसको रोक
नहीं सकता है। बोलो यहां तक ओके? ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ाई की थी और थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। अच्छा, एक बात और, डिलीवरी कितने टाइप की होती है? कौन कौन से नाम? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, और क्या मैंने आपको प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था? दो तरीकों की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक, हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में किस प्रॉपर्टी की बात करते हैं? हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बोलो यहां तक ओके है? चलो जी, ओके। सेल एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस हमारा हो चुका है। सेल और हायर परचेज हमारा हो गया। अब मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, सेल एंड व्हाट? बेल में। क्लियर है? तो बेटा मेरे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि भाई सेल और बेलमेंट के बीच में क्या फर्क होता है? तो मैं आपको फर्क बता रहा हूं सेल और बेलमेंट के बीच में। पहले आप सभी बच्चे ये बताएं कि बेलमेंट क्या होता है। क्या आपको पता है बेलमेंट मीन्स? मैंने आपको बता रखा है एक बार बट डिटेल में। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 8 बेलमेंट का ही है। बेलमेंट मीन्स मैं अपना गुड्स किसी और पर्सन को सिर्फ और सिर्फ गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर कर रहा हूं, ओनरशिप नहीं कर रहा हूं ट्रांसफर। किसी पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यहां पर ए ने बी को अपनी कार जो है थोड़े दिनों के लिए दी। बी का पार्किंग का बिजनेस है। ए ने अपनी कार बी की पार्किंग में एक हफ्ते के लिए खड़ी करी और खुद जो है वो चेन्नई चला गया। चेन्नई जाना था, कोई अच्छी पार्किंग कहीं आसपास नहीं थी, देखा तो मिस्टर बी के पास पार्किंग है। बी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, चाबी उसको सौंपी और चला गया। तो बी ने बदले में हो सकता है कुछ पैसे चार्ज किए हो सकता है बी ए का रिश्तेदार दोस्त हो। तो फिर बी यहां पर पैसे चार्ज कर भी सकता है और पैसे चार्ज नहीं भी कर सकता। अगर बी ने कोई पैसे चार्ज नहीं किए तो इसको आप बोलोगे ग्रेचुअस बेलमेंट। कौन सी बेलमेंट? और अगर बी ने पैसे चार्ज किए हैं तो इसको बोलोगे नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। यहां तक ठीक है? अब क्या होगा कि बी एक समय जैसी पूरा हो जाता है, वो वापस ए आएगा, अपने पैसे देगा और अपनी गाड़ी ले जाएगा। इसको बोलते हैं बेलमेंट। ऑल वेल। सेल में सेलर और बायर होते हैं। सेलर, एस फॉर सेलर, बी फॉर बायर। बेलमेंट में जिसने गुड्स की कस्टडी दी है उसको बोलेंगे बेलर। क्या बोलेंगे? और जिसके पास गुड्स की कस्टडी है, मिली है, उसको बोलेंगे क्या? बोलो ओके। बेटा मेरे सेल्स जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट है। किसका पार्ट? और जो बेलमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। किस चीज का? तो सेल और बेलमेंट के बीच में ये कुछ डिफरेंसेस है। अब पहला एक एक करके मैं आपको बिल्कुल समराइज्ड वे में अच्छे से बताता हूं। पहला डिफरेंस सेल और बेलमेंट में। पहला मतलब, बेलमेंट मीन्स व्हाट सर? Sir, it means transfer of possession of goods by one person, that is bailor, to another person, bailee, either with charge or without charge. With charge means non-gratuitously and without charge means gratuitously. बोलो, अरे बोल दो यार, थोड़ा बहुत तो दिखाओ ना पावर। ऑल वेल। सर सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? सर बेलमेंट में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? नॉट एप्लीकेबल। सर सेल में गुड्स की कस्टडी कब ट्रांसफर होती है? हो सकता है इमीडिएटली, हो सकता है बाद में भी दे दे। सर बेलमेंट बना ही किस लिए है? तो इमीडिएटली होगी। क्या सेल में बायर अपने गुड्स को रीसेल कर सकता है? उसका मन करे कुछ करे। क्या बैली जिसके पास गुड्स है वो गुड्स बेच सकता है? यस।
यस और नो? नहीं, नहीं बेच सकता। अरे एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होते हैं, नॉर्मली बेच ही नहीं। तुम्हें मैंने गुड्स की कस्टडी, तुम बेच के आ जाओगे? वाह भाई वाह, बड़े बेकार आदमी हो। मैं अपनी स्कूटी पार्किंग सॉरी अपना सर्विस कराने के लिए दूं और आऊं तो बिकी मिले, कैसा लगेगा मुझे? सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है और बेलमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। ऑल वेल, तो मेजरली मैं आपको सेल और बेलमेंट के बारे में ओरली ही बता चुका हूं, लेकिन अब देखेंगे यहां पर। तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है? ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट द सेम गुड्स आर टू बी। मतलब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कंडीशन ये है कि यही गुड्स तू मुझे वापस देगा। When the purpose is accomplished to the baler or are to be disposed of according to the direction of, मतलब बैली बेलर का गुड्स डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर कर देगा। एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू बेलमेंट आर रेगुलेटेड बाय। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये यूनिट 8 का पार्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 8 का हिस्सा है। बोलो ओके? चलो फिर और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये हर बार आ जाता है और ये कहां से आता है मुझे आज तक नहीं पता। चलो, तो सेल और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? सेल में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? सेलर से बायर में? यस, इमीडिएटली होती है। और उसको क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? बेलमेंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का कोई वो नहीं है। ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू द। हाँ, यहां पर स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। कौन सी? वो कैसे? मान लो बेलर ने बैली के पेमेंट नहीं करी, तो बैली क्या करेगा? अपनी पेमेंट कैसे रिकवर करेगा? उस गुड्स को बेचकर। वही प्लेज वाला जो मैंने बताया था, बोलो याद है? रिटर्न ऑफ गुड्स, क्या बायर सेलर को सेल के केस में जनरली गुड्स रिटर्न कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बैली बेलर को गुड्स रिटर्न करेगा? हाँ भाई, इसीलिए तो दिया है ताकि तू मुझे वापस दे। बेचा थोड़ी है और गिरवी भी नहीं रखा। और सेफ कस्टडी, कोई स्पेसिफिक पर्पस, रिपेयर के लिए दिया है। ऑल वेल, द बैली क्या लिखा है? मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ऑन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस फॉर विच द बेलमेंट वॉज। क्या सेल विद कंसिडरेशन होता है? अरे बोल दो। अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में सबसे अंतिम वर्ड प्राइस ही है। When one person transfers or agrees to transfer general property in goods to buyer for what? और अगर बेलमेंट की बात करते हो तो बेलमेंट हो सकता है ग्रेचुअस विदाउट प्राइस हो सकता है नॉन ग्रेचुअस मतलब विद प्राइस। क्लैरिटी है? ऑल वेल, ठीक है। तो ये मेरा सेल और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस है। कैसा लगा? कैसे लगे 3 डिफरेंसेस? अच्छे लगे? क्लैरिटी है? चलो अगली बात करते हैं। एक और पॉइंट, एक और डिफरेंस, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट? वर्क एंड लेबर। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर या इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल भी कहते हैं, ये क्या होता है? किसी बच्चे को इसका कोई ज्ञान है? कोई यहां पर? क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल? तो सुनो जी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर पर्सन की अपनी खुद की स्किल या लेबर लगती है। जैसे मैं अभी आपको टीचिंग कर रहा हूं, क्या मेरी यहां पर स्किल और लेबर लग रही है? लेबर का मतलब पहले तो अपने दिमाग से हटाओ कि आपको लगता है मजदूर होता है जो गमछा वमछा लगा के, ऐसा नहीं। लेबर मीन्स वो नहीं होता। हर वो पर्सन जो किसी और के लिए काम करता है वो लेबर होता है। तो मैं हर वो बंदा जो अपनी खुद की स्किल लगाता है वो लेबर होता है।
तो मैं अभी आप लोगों को क्लासेस दे रहा हूं, ये मेरी खुद की स्किल्स है और मैं मेरी स्किल्स आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं, सौंप रहा हूं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल बिटवीन यू एंड मी, ऑल वेल। या इसको और थोड़ा सा अच्छा बोलेंगे, मान लो मैं एक पेंटर हूं, क्या हूं? बहुत अच्छा पेंटर, मेरा नाम है मार्केट के अंदर पेंटिंग करने में। अब आपको काजल बेटा सही नाम लिया मैंने, बहुत सही। तो काजल को अपने घर के लिए एक पेंटिंग बनानी है, बनवानी, और मैं एक पेंटर हूं, बहुत मशहूर पेंटर, डीपी, ऑल वेल। तो डीपी ने बोला ठीक है मैं आपके यहां पेंटिंग बना दूंगा 10 लाख रुपए में। तो चौंकना मत बेटे, पेंटिंग करोड़ों में होती है, तो मैं थोड़ा सस्ता वाला ही काम कर रहा हूं। तो काजल से पेंटिंग बनाने का चार्ज मैंने कितना लिया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वहीं पेंटिंग बनाते वक्त पेंटिंग का सारा मटेरियल मुझे काजल प्रोवाइड करती। मैंने कहा मैडम कहां इधर उधर भागोगे आप 10 दुकानों पर, आप मुझे ही पे कर देना। मैंने अपना खुद का ओन कैनवस यूज किया, ब्रश नहीं होते, ब्रश, पेंट, कलर, खुद का यूज किया, तो मैंने वो बिल में ऐड करा। तो 10 लाख रुपए की तो सर्विसेज हो गई और 20,000 रुपए का हो गया क्या? गुड्स। तो भाई डीपी ने काजल को सर्विसेज भी दी और गुड्स भी बेच दिया। तो एंटायर ट्रांजेक्शन को मैं क्या मानूं? मैं जब आपसे टीचिंग कर रहा हूं तो ये मेरी स्किल्स है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। और मान लो मैंने आपको एक कोई चार्ट नोट्स या टाइप कोई बुक बनाई और 100 रुपए में आपको बेची अलग से, तो मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाना, वर्क एंड लेबर। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर का मेन काम क्या होता है? सर्विसेज देना, वो साथ में 2-4 गोलियां भी चिपका देता है आपको, लेकिन मेन काम क्या है? तो जब आपकी सर्विसेज की वैल्यू ज्यादा हो, शायद ज्यादा से भी ज्यादा, तो थोड़ा बहुत सेल भी इन्वॉल्व हो, तो उस ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर या वर्क एंड मटेरियल बोलोगे। बोलो आ गया समझ में? तो सेल और इसमें डिफरेंस क्या है? सर सेल में मैं मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, यहां मैं सिर्फ अपनी स्किल ट्रांसफर करता हूं। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, यहां नहीं होती ओनरशिप ट्रांसफर, यहां स्किल ट्रांसफर हो रही है। तुम्हें कोई ओनरशिप मिली है? सारे जमीन पे की तरह कोई शब्द यहां घूम रहे हैं तुम्हारे सामने इधर उधर, कुछ नहीं ना, स्किल्स है, सर्विसेज है। और वर्क एंड मटेरियल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, एंड ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आगे समझ में? बोलो ओके। कोई डाउट किसी बच्चे को? देखो देखो यहां पर है ना, मैंने एक फोटो बनाई हुई, देखो मैकेनिक वैकेनिक ये सब लगे पड़े हैं, ये सर्विसेज देते हैं और साथ में कोई गुड्स भी दे देते हैं। जैसे एसी रिपेयर करने वाला आया सर्विस करने के लिए, आ गया, उसने बोला मैडम गैस नहीं है इसमें, उनका कॉमन वो होता है, वो फिर वो अपने साथ एक गैस की बोतल भी लेकर आते, तो उन्होंने आपको सर्विस के साथ में गैस भी चिपका दी। लेकिन पूरी ट्रांजेक्शन को क्या बोलोगे? पब्लिक को क्या बोलोगे कि मैंने गैस खरीदी या मैंने सर्विस करवाई, है ना जी? या मैंने आपको 100 रुपए की किताब बेच दी, तो आप दुनिया में क्या बोलोगे? मैंने किताब खरीदी या मैंने उससे पढ़ा है? आपसे पढ़ा है, ऑल वेल। तो देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड या आर टू बी सोल्ड फॉर प्राइस। सोल्ड मीन्स इमीडिएटली, मतलब सेल, आर टू बी सोल्ड मीन्स एग्रीमेंट टू सेल। But where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, then the contract is only for work and labor and not for sale of goods. आ गया जी? मान लो मेरे इस गोल्ड के अंदर ये हीरा दिख रहे हो सामने, डायमंड, मान लो मुझे इसके ऊपर कुछ और चेंजेस करवाने, तो मैं इसको देकर आता हूं जॉब वर्कर के पास। वो बंदा क्या करता है, इसमें
कटिंग पिटिंग कर कुरा के एज इट इज मुझे वापस देता है। तो गुड्स तो मैंने उसको दिया, लेकिन बेचा है क्या? मैंने गुड्स दिया है ताकि इस गुड्स पर आप क्या लगा सको? लेबर लगा सको। बोलो ओके, क्लियर है? तो एग्जाम्पल नंबर 17, वेयर गोल्ड इज सप्लाइड टू ए गोल्ड स्मिथ फॉर प्रिपेयरिंग एन ऑर्नामेंट, or when an artist is asked to paint a picture, here the basic substance of the contract is exercising of what? Therefore it is contract for work and कोई समस्या किसी बालक को? ऑल वेल, ठीक है। तो लाइफ में और थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज और बता दूं इस मटेरियल का, ये जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो, आप पूरा आईसीआई पढ़ रहे हो। मैच किया था, करा तो होगा एक आधे ने। एज इट इज मिलेगा, शब्द भी बदले नहीं है, एग्जाम्पल का नंबर भी सेम मिलेगा, डेफिनेशन सब कुछ सेम है, पूरा आईसीआई है, बस उसमें मेरी तरफ से और 10-15% की कारीगरी है। ठीक है, तो फुल फ्लैज है, बहुत अच्छे तरीके से इसको करो, और कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल सब इसी के अंदर। अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। तो मैं आपसे एक बात बताता हूं, सेक्शन नंबर 5, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बनाने के लिए कुछ कॉमन बातें होती हैं। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर बताता हूं, जब भी मैं पढ़ाता हूं, तो कुछ कॉमन बातें क्या होती है आप सभी बताना। मैं जब आपको सेल कर रहा हूंगा तो क्या मैं गुड्स की डिलीवरी इमीडिएटली दे के इमीडिएटली पैसे ले सकता हूं? एक पॉइंट साइड कर दो, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट। हो गया जी। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाता हूं तो क्या मैं गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट देकर पेमेंट फ्यूचर में ले सकता हूं? क्रेडिट सेल नहीं हो सकता, बोलो। तो 2 पॉइंट साइड कर दो। पहला कौन सा? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट पेमेंट, दूसरा इमीडिएट डिलीवरी फ्यूचर पेमेंट। साइड करो, चलो हो गया जी। क्या मैं इमीडिएट पेमेंट लेकर फ्यूचर डिलीवरी कर सकता हूं? अमेजोन वाले क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं? 3 पॉइंट हो गए, साइड कर दो। चलो एक बार और, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्यूचर पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट फ्यूचर डिलीवरी। क्या मैं फ्यूचर डिलीवरी और फ्यूचर पेमेंट कर सकता हूं? एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? तो ये फॉर्मेलिटीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने की। सेक्शन नंबर 5 कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन द फॉलोइंग मोड्स। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। इस लाइन को जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तब बहुत पहली ही क्लास में समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट जब आप किसी के साथ में बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा, और सामने वाला आपको उस ऑफर की क्या देगा? एक्सेप्टेंस देगा। ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एग्रीमेंट तो हमेशा ही बनेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और साथ में प्राइस। गुड्स की डिलीवरी क्या हो सकती है? इमीडिएटली, या इमीडिएटली पेमेंट ऑफ प्राइस लेकिन डिलीवरी फ्यूचर में, इमीडिएटली डिलीवरी इमीडिएटली पेमेंट, या डिलीवरी और पेमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट में हो सकती है या दोनों फ्यूचर डेट पे हो सकती है। बोलो ओके है, ऑल वेल है। इसमें इन्होंने मेरी 4 फॉर्मेलिटीज में एक और एड ऑन किया, इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक है, क्लियर है? ये सेक्शन नंबर 5। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज क्या होता है? गुड्स होता है। तो गुड्स के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, ऑल वेल। कंटिंजेंट इसमें नहीं है, क्योंकि कंटिंजेंट भी क्या होता है? फ्यूचर गुड्स का ही पार्ट होता है, ऑल वेल। ये बात हमारी हो चुकी है।
ठीक है ठीक है ठीक है, एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस हम करेंगे बाद में। अब एक टॉपिक और है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। टॉपिक का नाम है क्या? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। क्या मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का? कोई बताएगा आप में से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स? ऐसा गुड्स जो कि आपका है या किसका है वो पता कैसे चलेगा? किसी पेपर से। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मींस एक पेपर जिससे आप ओनरशिप क्लेम कर सकते हो, और कि भाई अभी के लिए गुड्स जो है वो क्या है, वो मेरा है। उसको आप क्या कहते हो? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या वो टाइटल आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो? तो वो दो तरीकों से वो टाइटल ट्रांसफर कर सकते हो। ये नोट दिखाना कोई है? 10-20 रुपए पड़े जेब में। जल्दी दे यार, अगली क्लास भी है। 100 का नोट दिया भाई ने, तो 100 का नोट इसने मुझे दिया है, ये 100 रुपए। अभी मान लेते हो कुछ खरीदने जाना हो क्लास के बाद, क्या खाने जाएगा मतलब? मान लो लेस का पैकेट लेने जा, तो लेस का पैकेट जब ये लेने जाएगा तो ये 100 रुपए उसको देगा दुकान वाले को। तो कैसे देगा? पहले इसके अंदर नोट पे लिखेगा, अंकल आपका नाम, ये लो। बोल हाँ है ना? क्या ऐसा करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? बियरर इंस्ट्रूमेंट। इस पे कभी पढ़ा हो तो लिखा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। दिस इज व्हाट? बियरर इंस्ट्रूमेंट। और बियरर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर सिर्फ बाय डिलीवरी हो जाता है। ऑल वेल। उसी के अलावा मान लो तुम अपना घर जो है वो बेच रहे हो, तो घर के पेपर जो है क्या करते हो? पेपर किसी और को दे देते हो या पेपर किसी और के नाम करते हो? मतलब अपने पेपर्स में कुछ बदलाव करके तुम किसी और के नाम को वहां पर चढ़ा देते हो। बोलो हाँ या ना? उस ट्रांसफर को कहते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब जब डॉक्यूमेंट पर कोई चेंजेस कर कर डिलीवरी किया जाए तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और जब डॉक्यूमेंट पर कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव ना कर कर ऐसे ही उठाकर दे दिया जाए तो उसको कहते हैं ओनली डिलीवरी। क्या कहते हैं? और सिर्फ डिलीवरी होती है बियरर इंस्ट्रूमेंट की। कौन से इंस्ट्रूमेंट की? आ गया समझ में? तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है वो ट्रांसफर दो तरीकों से हो सकता है, बाय डिलीवरी भी हो सकता है और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी भी हो सकता है। बाय डिलीवरी का मतलब समझ जाना, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी में आप समझ जाना डॉक्यूमेंट में बदलाव किए गए हैं। बोलो ओके? पहला पॉइंट ओके। अब तो प्रूफ करिए, तेरा है। तो जब प्रूफ करेगा तो तुझे ये नोट मिल जाएगा। ले चलो, तो बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की बात ये करता है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में बहुत सारे जो है अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं पहले इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, दिल्ली में मान लो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। दिल्ली में मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, पीछे वाले बात मत करो। सिंगापुर से मेरे को कोई ऑर्डर आया, मान लो 1 लाख बैग का ऑर्डर मेरे पास कहां से आया है? सिंगापुर से। ठीक है, तो सिंगापुर से ऑर्डर आया, ऑर्डर मैंने डन कर दिया, बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग मैंने कर दी है। तो बताओ अब मैं क्या करूं? है जी?
अब मैं करूंगा इसको ट्रांसपोर्ट। तो सिंगापुर कैसे जाओ, पहले यहां से हवाई जहाज ऐसे कागज वाला बनाओ, उसके ऊपर माल रखो, ऐसे एयर इंडिया। बताओ जी कैसे जाएगा माल? शिप से जाएगा। लेकिन दिल्ली में समुंदर नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। समुंदर अभी आएगा अगले महीने, देखना जुलाई के महीने में मानसून आने वाला है। जनरली दिल्ली में समुंदर नहीं है ना? तो मैं माल कैसे पहुंचाऊंगा? पहले मैं उस माल को एक ट्रक में भेजूंगा, एक कैरियर में भेजूंगा। बोलो आया ना, कैरियर में। यहां तक ओके? वो ट्रक मेरे माल को लेके जाएगा। अब कई सारे पोर्ट हैं, कोलकाता का भी है, उड़ीसा की का भी है, मुंबई का भी है, चेन्नई का भी है, गुजरात का भी है। तो मेरे पास अच्छे ऑप्शंस है। तो गुजरात थोड़ा सा पास है, तो मैंने गुजरात पोर्ट से जो है वो भेजने का निर्णय लिया सिंगापुर। ऑल वेल। अब सिंगापुर मेरा माल जो है वो गुजरात से जाएगा, तो गुजरात तक ये ट्रक जाएगा। अब ड्राइवर साहब जब रास्ते में ट्रक चला रहे होंगे, मान लो पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ा मतलब रोका, नॉर्मल रूटीन चेकिंग हुई और पुलिस ने रोका। पुलिस ने ड्राइवर साहब को बुलाया कि भाई क्या लेकर जा रहे हो? तो ड्राइवर कहता है सर बैग लेकर जा रहा हूं, लेडीज बैग। अच्छा, चोरी कर कर लाए हो? नहीं जनाब, चोरी कहाँ, क्या जनाब आप भी कैसी बात कर, तो जरा कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो। तो उस ड्राइवर साहब के पास क्या कोई डॉक्यूमेंट होगा? बोलो हाँ या ना? तो वो डॉक्यूमेंट फॉर द टाइम बीइंग उस ड्राइवर को ओनरशिप क्लेम करने के लिए मददगार हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ जी। तो वो भी डॉक्यूमेंट ऑफ, इसको कैरियर सर्टिफिकेट कहते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? कैरियर। अब ट्रक वाला जो है, मैं निकला गड्डी लेके, गुजरात पहुंच गया जी। अब गुजरात में क्या लगता है, शिप सामने खड़ा है, वो डायरेक्टली शिप के अंदर एंट्री मारेगा? गदर मूवी का सनी देओल है कि कहीं भी घुस जाएगा? तो फिलहाल ट्रक को वो पोर्ट पर खाली करवाएगा। बोलो आया ना? और ट्रक को जब पोर्ट पर वो खाली करवाएगा, तो पोर्ट पर अनलोडिंग जब सामान की होगी, 1 लाख बैग है, 2 रुमाल नहीं है कि जेब में रख लिया जाए, किसी जगह पर रखा जाएगा ना। तो वहां पर डॉक पर रखा जाता है, डॉक पर, पोर्ट पर डॉक बने होते हैं। अब वहां रखेंगे क्योंकि शिप शायद शाम को निकले या नेक्स्ट डे आए, है थोड़ी शिप तैयार बैठा हुआ, ट्रक का ही वेट हो रहा था। डीडीएलजे का शाहरुख खान थोड़ी आजा काजोल, ट्रेन चल पड़ी। तो नहीं जी, 1-2 दिन के लिए माल वहां भी रहेगा। अब वो माल वहां पर है, तो कौन क्लेम करेगा ये माल मेरा है? कोई तो पर्सन होगा ना, तो उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, उसको कहते हैं डॉक वारंट। क्या कहते हैं? डॉक वारंट। बोलो ओके। चलो जी, एक दिन बीत गया और शिप भी बिल्कुल तैयार है, शाम तक शिप निकलेगा। अब शिप के अंदर सामान भेजना है, तो अब डॉक से वो माल जो है अनलोड किया और कहां पर डाला? शिप के अंदर। अब एक शिप में 800 अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बिजनेसेस के माल जा रहे हैं, तो आप कैसे क्लेम करोगे ये माल आपका है? तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट वहां भी होता है, उसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। क्या कहते हैं? आ गया समझ में? ट्रेन में कोई माल मैंने भेजा रेलवे में, तो रेलवे एक रिसिप्ट देता है, उसको कहते हैं रेलवे रिसिप्ट। आप दिल्ली से मुंबई मान लो मोटरसाइकिल भेज रहे हो, जाती है खूब गाड़ियां, खूब। मेरा दोस्त था, वो मुंबई शिफ्ट हुआ था महाराष्ट्र में, तो उसका यहाँ से कुछ फ्रिज व्रिज 2-3-4 आइटम जो है वो जाने थे, तो वो ट्रेन से पार्सल कर दिए। तो मुंबई में वो कैसे मिला? मुंबई में वहां पर रेलवे की क्या दी होगी? रिसिप्ट दी होगी। तो रेलवे रिसिप्ट। यहां तक ओके? आ रहा है कुछ समझ में? तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट को आप नाम देते हो कौन सा? डॉक्यूमेंट ऑफ
एक और एग्जांपल दे देता हूं। अब मान लो टाटा मोटर्स का वेयर हाउस है। अब एक वेयर हाउस में, टाटा मोटर्स के वेयर हाउस में कितने नंबर ऑफ टायर्स होंगे? बहुत होंगे। कितने स्पेयर पार्ट्स होंगे? अब कोई कार बन रही है और एक स्पेयर पार्ट की जरूरत है, क्या मार्केट भागेंगे? रुको सर अभी लाता हूं, दौड़ के गया। वैसे उनका प्रोडक्शन जंगलों के बीच में कहीं होता है, मतलब ऐसी जगह जहां नियर बाई रेजिडेंशियल एरिया नहीं, है ना जी। तो फिर टाटा मोटर्स ने अपने जो है वो स्टोर्स बना रखे होंगे, स्टोर्स अंदर, वेयर हाउस बोल लो आप उसको। तो कोई भी पर्सन वहां से सामान ऐसे ही नहीं उठा के ले आएगा। क्या कर रहा है बेटे तू? दिखाइए क्या कर रहा था अभी, ऐसे 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 ऐसे, क्या है? तेरे को कुछ प्रॉब्लम है? बहस मत करा जा। कुछ कर रहा था या नहीं, यस और नो? है? क्या बातचीत कर रहे थे? खड़ा हो, बाहर चल। तेरे को वार्निंग दी थी ना मैंने पहले भी। खड़ा हो ना, बोला ना खड़ा हो। बैठ बाहर, तेरे से मैं मिलूंगा बाहर क्लास के। तेरा तीसरी बार है ना ये? फर्स्ट टाइम तो नहीं। मैं क्लास ले रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, तू वहां उसको ऐसे 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 कर रहा है। मैं ऐसे, तेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी जो क्लास है उसके अंदर ये सब नहीं करना? तो तुझे ही क्यों बोल रहा है? मैं इन दोनों को या इनको 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 पीछे इन सबको क्यों नहीं बोल रहा हूँ? लास्ट बार बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे से बिल्कुल जैसे फ्रिज में नहीं ऐसे बैठे रहते बिल्कुल, वैसे ही बैठा रहेगा क्लास के अंदर। या तो तू आगे बैठी हो कल से, इधर तू, इधर आ भी यार, इधर आके बैठ। बोला ना इधर, जल्दी निकाल इसको बाहर। आ जा जल्दी आ। टाइम वेस्ट मत कर, टाइम कम है, यहाँ बैठ। ऐसे ऐसे कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है उसके हाथों में। क्या कर रहा था तेरे हाथ में वो? ऐसे मार रहा है, कैरम खेल रहा है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं बेटे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, तुम कैरम खेल लो। इमेजिन कर सकता है कि किस वजह से तू आ गया है? मैं तेरी मम्मी पापा को बुला के क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है, सुनो। तो मैं कहा था, स्टोर कीपर सर्टिफिकेट बनाना। तो टाटा मोटर्स ने अपने वेयर हाउसेज स्टोर्स बना रखे हैं। तो कोई भी अगर वहां से कोई एक छोटा सा पार्ट भी लेकर जाएगा तो उसको भी एक रिसिप्ट मिलेगी, जो इंजीनियर ने मंगाई है। तो वो इंजीनियर एक साइन करके देगा कि भाई आप वहां से लेकर आ जाओ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऑल वेल। तो जो इंजीनियर के द्वारा साइन की गई रिसिप्ट है वो एज इट इज वहां जमा कराएगा और स्पेयर पार्ट ले जाएगा। तो मतलब वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हुआ बाय डिलीवरी। बोलो आया ना? और कई सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर होते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है? तो एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला एक काम करो, ये 5-6 पॉइंट है, जरा पढ़ना स्क्रीन पर। ये लो फटाफट, 2 मिनट है आपके पास। अभी बता रहा हूँ।
चलो जी आगे करें। तो देखो जी एक एक करके, मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको पढ़ने को बोला, क्या क्या नाम है? बिल ऑफ लेडिंग पता है आपको? बिल ऑफ लेडिंग शिप के अंदर जो माल रखा हुआ है। डॉक वारंट भी पता है। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट। वेयर फिंगर सर्टिफिकेट भी एक तरीके का डॉक वारंटी होता है। जो डॉक पोर्ट्स होते हैं वहां पर जो सामान रखे जाते हैं, वहां पर एक तो डॉक वारंट भी इशू होता है जो अथॉरिटी इशू करती है, डॉक अथॉरिटी, और एक वेयर फिंगर सर्टिफिकेट भी होता है। ऑल वेल, ये एक तरीके का कॉमन ही डॉक्यूमेंट है, बस दो अलग अलग नाम है ट्रक का। रेलवे रिसिप्ट, मल्टी रेलवे रिसिप्ट हो गया। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, अब जैसे मैं माल भेज रहा था दिल्ली से सिंगापुर, तो वहां कितने ट्रांसपोर्ट चेंज होंगे? दो तीन हो सकते, दो तीन, तो उसके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है, एक कैरियर सर्टिफिकेट भी होता है। वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात बता दूं, ये जितने भी नाम 7 पॉइंट है ना, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। दीज ऑल आर इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स, मतलब इनके अलावा और भी कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ आता है या कहीं पढ़ लो, तो वो इसके अंदर आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक्सक्लूसिवली बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है। ठीक है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये एज ए प्रूफ होता है कि भाई गुड्स का पोजीशन या कंट्रोल फिलहाल किसके पास है? मेरे पास है। और इसको आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? इंडोर्समेंट और बाय, बोलो ओके, कोई दिक्कत है? देखो मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, द लिस्ट इज ओनली इलस्ट्रेटिव, द लिस्ट इज ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच हैज द अबव कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो विल फॉल अंडर द सेम। तो अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी है तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। अब एक बात और, मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दो डॉक्यूमेंट और है, एक को कहते हैं मेट्स रिसिप्ट, क्या कहते हैं? और एक को कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। एक को कहते हैं मेट्स रिसिप्ट और एक को कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। बेटा मेट्स रिसिप्ट को हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं मानते। सर ये होता क्या है? मेट्स रिसिप्ट एक एक्नॉलेजमेंट होती है जो कि शिप के कैप्टन को दी जाती है और शिप के कैप्टन के द्वारा भी दी जाती है कि हमारे शिप में कितना स्टॉक रखा हुआ है। मतलब वो किसी स्टॉक को क्लेम करने का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट एक एक्नॉलेजमेंट है दैट कि हमारे शिप में कितना माल जा रहा है। भाई आपकी कार जा रही है तो आपको पता होना चाहिए ना आपकी कार में कितना माल है। या मैं मान लो कार चला रहा हूं, कुछ सामान लेते हुए जा रहा हूं, तो मेरे पास सामान कितना है मुझे पता होना चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली अपनी गाड़ी चलाऊंगा। बोलो हाँ या ना? तो शिप के कैप्टन को पता होना चाहिए, या कैप्टन एक्नॉलेज करेगा या नहीं। अब जैसे कोई फ्लाइट हादसा हुआ तो उसमें एग्जैक्टली बता दिया जी 262 लोगों की मृत्यु हुई, और जिसमें कि फ्लाइट के अंदर 241 लोगों की डेथ हुई, 242 लोग थे, एक बंदा बच गया। वो भी मिरेकल था एक तरीके का। आपने उसके देखा भी होगा, उसका नाम क्या? चंदन नाम, विश्वास, विश्वास करके कोई नाम है। प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले ही कुछ 8-9 मिनट 10 मिनट तक बात भी करी, पूछा भी होगा कि कैसे हो गया, तुम कैसे बच गए। मतलब मिरेकल था ये, बहुत बड़ा मिरेकल। तो एग्जैक्टली बता दिया ना 241 लोगों की मृत्यु हुई, तो वो एग्जैक्टली बताया कैसे? उनके पास एक डॉक्यूमेंट था, एक्नॉलेजमेंट थी कि भाई हमारे शिप, हमारे एरोप्लेन में इतना पैसेंजर जा रहा है, ऐसे हमारे शिप के अंदर इतना पैसेंजर, सॉरी इतना स्टॉक जा रहा है, ये भी तो पता होना जरूरी है। बेटा उसको कहते हैं क्या? मेट्स
वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है। बोलो ओके, बता दो। और वहीं उसकी तरफ दूसरा अगर हम जाते हैं जिसको आप कहते हो क्या, शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है। कौन सा? क्यों? मैंने इसका एक तगड़ा लॉजिक देता हूं, बहुत अच्छा। आपने अभी तक मेरे से जितने भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जांपल्स देखे, वहां पर गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही? चलो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। एज प्रूफ ऑफ, बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो। शेयर्स भी ट्रांसफर होते हैं, बताओ शेयर्स की पोजीशन कहां जाती है? पोजीशन शेयर तुमने देखेंगे, शेयर मेरे पास ये शेयर और शेयर, ये टाटा के शेयर देखेंगे कभी? उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस पोजीशन नहीं होता है। तो जिसका कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है तो उसके ट्रांसफर में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कैसे होता है? हाँ, वहां पर एक डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है जो कि मैं ये बता सकूं दैट आई एम द होल्डर ऑफ दिस शेयर, दैट्स इट। बोलो ओके, बोलो जी। इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट इज ऑलवेज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। व्हाट? शोइंग टाइटल। आ गया जी, इसको पढ़ता हूं। लिखा है, दो अ बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड मैट्स रिसिप्ट इज नॉट। बता दिया। इट इज रिगार्डेड एट लॉ एट मेयरली इन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। मैट्स रिसिप्ट क्या होती है? एक्नॉलेज। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मस्ट शो इन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू द। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का एग्जांपल क्या दिया मैंने अभी? ए शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट showing the title but not document of title. बोलो okay. It merely shows that the person named in the share certificate is entitled to share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement on the back of the certificate and delivery of the certificate. क्या मैं किसी को भी शेयर ट्रांसफर ऐसे कर सकता हूं? ये मेरे शेयर सर्टिफिकेट है, ये लो, पीछे लिख दिया आज से इसका मालिक जो है वो मिस्टर ए हो गया, ये लो मिस्टर ए शेयर आपके। क्या ऐसा होता है? आपको पता है शेयर का ट्रांसफर जब आप करोगे प्रोसेस होता है, कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भरोगे, कंपनी आपके नाम को हटाएगी, फिर आपके नाम की जगह उसका नाम डलेगा। ये पूरा काम किसका होता है? कंपनी का होता है। तो हियर व्हाट यू आर डूइंग, आर यू ट्रांसफरिंग द पोजीशन ऑफ शेयर अपने हाथ से दूसरे पर्सन के पास? क्या तुम ट्रांसफर कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर वो सर्टिफिकेट किस लिए है? वो सिर्फ टाइटल दिखाने के लिए, आई एम द होल्डर, आई एम द ओनर। बोलो ओके। आ रहा है बॉस समझ में? तेरे आ रहा है भाई? धमका मत यार, तू सोच रहा होगा ना मैं तेरे पीछे पड़ गया हूं, ये बात सही है। चलो जी, ऑल वेल है। चलो जी, अब मैं चैप्टर के ऊपर जा रहा हूं और कुछ बातें मुझे बतानी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब अब देख लो ये यूनिट आपका मिसलेनियस कुछ बातों को छोड़कर मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी कुछ मिसलेनियस बातें भी हैं और कुछ और चीजें छोटी छोटी हैं, उसको मैं एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट करता हूं। ये यूनिट कैसा लगा पहले ये बताओ आप सभी को? फिंगर्स पे आया ही नहीं है, मेन मेरा मकसद यही होता है, इस पे आना चाहिए, ठीक है। ऑल वेल। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बिफोर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पता है हमें, चैप्टर 7 हुआ करता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। डेफिनेशन में बायर और सेलर दोनों के बारे में बता दिया। नॉर्मली हम इतने दिनों से, इतने टाइम से बायर और सेलर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, फिर भी ऑफिशियली मैं एक एक बार एक एक लाइन पढ़ूं। बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। या तो अभी ले रहा है या एग्रीमेंट टू सेल हो रही है, ठीक है।
सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल और एग्रीज टू सेल द गुड्स। क्या हमने नंबर 2 गुड्स का डेफिनेशन पढ़ लिया? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ। क्या हमने एक्शनेबल क्लेम के बारे में जान लिया? क्या हमने गुड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया? 3 तरीकों का होता है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और। क्या हम लोगों ने एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में जान लिया? क्या हम लोगों ने स्पेसिफिक, एग्जिस्टिंग के अंदर स्पेसिफिक जान लिया, एसर्टेन जान लिया, अनएसर्टेन जान लिया, फ्यूचर गुड्स ओके है, कंटिंजेंट गुड्स ओके है, डिलीवरी 3 टाइप की ओके है, जल्दी बोलो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अभी अभी पढ़ा। मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं? एक डेफिनेशन है, ये भी देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 कहता है कि मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है। बेटा मर्केंटाइल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिजनेस। जैसे आपका सिलेबस है ना सीए फाउंडेशन वालों, बिजनेस लॉज। एक्चुअली में आज से कई साल पहले इस आपके सिलेबस का नाम हुआ करता था मर्केंटाइल लॉ। उसका मतलब भी क्या होता है? तो मर्केंटाइल एजेंट मींस बिजनेस का एजेंट। कौन होते हैं? कई सारे ब्रोकर्स, एजेंट्स। जैसे मैं आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें यूनिट नंबर 4 का सेक्शन 64 करवाऊंगा, ऑक्शन सेल। जहां मैं ये बताऊंगा कि ऑक्शन जो होती है, ऑक्शन समझ तो नीलामी, तो नीलामी के लिए एक एजेंट होता है जो कि ओरिजिनल ओनर जो होता है गुड्स का, जो नीलामी करवाना चाहता है अपने सामान की, वो किसी एजेंट के थ्रू नीलामी करता है, वो एजेंट है मर्केंटाइल एजेंट। बोलो ओके। या प्रॉपर्टी में तुमने देखा होगा, कोई फर्नीचर में खरीद रहा हूं तो वहां पर कोई ब्रोकर आ गया, मेरे को ब्रोकर हेल्प कर रहा है, तो ये सब कौन होते हैं? ठीक है। तो कोई बिजनेस में कभी कभी परंपरा होती है जहां बिना एजेंट के कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आप फ्लाइट की टिकट क्या बिना एजेंट की लेते हो? आपको पता है आप फ्लाइट की टिकट कैसे लेते हो? और जनरली रेलवे की टिकट भी हम लोग ऐसी ले रहे हैं आज की डेट में। पहले क्या होता था? पहले काउंटर पे जाते थे, सुबह सुबह बहुत लंबी लाइन में लगते थे पापा जी, फिर जैसे फॉर्म वॉर्म भर दिया, फिर काउंटर पे गए, फिर कहता था सीट नहीं है। आज की डेट में ये चीजें बड़ी आसान हो गई है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये जो इनकी ऐप है, इनके अंदर आप अपने आसानी से टिकट ले सकते हो। आईआरसीटीसी का आपका एक यूजर आईडी होता है, और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे भी ले सकते हो। तो मैं तो अक्सर अपनी ट्रेन फोन पे से ही, ट्रेन और फ्लाइट फोन पे से बुक करता हूँ। तो फोन पे जो है वो मुझसे कुछ क्या चार्ज करता है? कन्वीनियंस फी, कमीशन। वो एक्चुअली में एजेंट है किसका? उसी फ्लाइट, जैसे मैं एयर इंडिया की टिकट बुक कर रहा हूँ, आजकल तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब क्या है? कमीशन। प्रॉपर्टी के बारे में बता चुका हूं। प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरल प्रॉपर्टी का यूज होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में या स्पेशल का? फिर मैंने आपको इंसॉल्वेंट पर्सन के बारे में बताया। देखो यहां पर, देखो कितना स्मार्ट बंदा है। इंसॉल्वेंट पर्सन, देखो घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, और दिल भी टूटा है, देखा, और पैसा भी नहीं है, सब चला गया। इसको मैं क्या नाम देता हूं? इंसॉल्वेंट। तो बिजनेस के अंदर इंसॉल्वेंट बंदा कौन होता है? जिसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया, सब मोह माया थी, खत्म हो गया। जिसकी लायबिलिटी क्या हो गई? उसकी एसेट से, है ना जी। तो वो क्या करता है? वो कोर्ट को फिर बोलता है कि साहब मेरे को इंसॉल्वेंट घोषित करो। तो इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become, whether he has committed an act of insolvency or। प्राइस क्या होता है? प्राइस आपको बता दिया मैंने। प्राइस मीन्स मॉनेटरी कंसिडरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए प्राइस एसेंशियल होता है। और एक और लास्ट डेफिनेशन है क्वालिटी ऑफ गुड्स की, सेक्शन 212 इंक्लूड देयर स्टेट एंड कंडीशन। तो गुड्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है। सेल एग्रीमेंट टू सेल पढ़ लिया है जी।
किसी को कुछ सेल एग्रीमेंट टू सेल में दिक्कत? सेल और हायर परचेज ओके, सेल और बेलमेंट ओके, सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, और ये चौथा पॉइंट था, और एक इंस्टॉलमेंट वाला मैंने इसके अंदर, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी ओके। चलो जी, अब आ जाओ अगले पॉइंट्स। पहली बात, अगर कोई गुड्स पेरिशिंग नेचर का हो तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इंपैक्ट होता है? पेरिशिंग नेचर मतलब जो खराब हो जाता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है, सेक्शन 7, अगर स्पेसिफिक गुड्स पेरिश और गेट डैमेज अननोन टू द सेलर बिफोर अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सुन लो एग्जाम्पल, मान लो मैं बेचता हूं भुट्टे, सुना है भुट्टे? उसको अंग्रेजी में बोलते हो तुम लोग कॉर्न, और चिवड़ा बोलते हैं हिंदी में शुद्ध गुजराती लोग कॉर्नफ्लेक्स को। चिवड़ा दूध दे दो मम्मी, है ना, कॉर्नफ्लेक्स। मान लो मैं कॉर्न बेच रहा हूं, तो मेरे गोडाउन के अंदर 4 बोरी जो है वो कॉर्न की रखी हुई है, और आप आए मुझसे परचेज करने के लिए। आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दी, हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया, 2 बोरी कॉर्न मैं आपको बेचूंगा, मेरे को पता ही नहीं था, सेलर इज अननोन दैट अंदर वाले जो कॉर्न है उसके अंदर क्या हो रखा है, वो कॉर्न खराब हो रखा है, पता ही नहीं थी ये बात। अब क्या किया जाए? हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड मतलब यूजलेस। बोलो ओके। ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हो, बोलो ओके। चलो अगला पॉइंट, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मान लो एग्रीमेंट बन गया, सेल अभी मैंने नहीं करी, तो भी क्या होता है? फ्यूचर गुड्स है, ये भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं किसान हूं, मैंने कहा सारे एप्पल मैं तुझे बेच दूंगा 2 महीने बाद, मैंने कहा ठीक है। अब मान ले कि 2 महीने बीत गए, बस एप्पल मैं कल अपने सारे पेड़ों से निकालकर पैक करके भेजूंगा, लेकिन आज रात में बर्फबारी हुई बढ़िया वाली, ओले पड़े, ओले बड़े बड़े वाले, और सारे एप्पल की फसल क्या हो गई? क्या करें अब? खत्म। ठीक है। और सेक्शन नंबर 9 और 10, सेक्शन नंबर 9 बताओ, प्राइस कौन फिक्स करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? सेलर। देखो प्राइस या तो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो जाएगा, सेलर और बायर आपस में बात करेंगे, या प्राइस जो है, कभी कभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें सेलर को भी एग्जैक्टली नहीं पता कितना प्राइस है और बायर को भी नहीं पता। एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं ये रिंग आपको बेचना चाहूं, अभी आपने खरीदना चाहते हो, तो क्या आप ऐसे अनुमानित पैसे दे दोगे या मेरे कहने पे दे दोगे? ये रिंग का वैल्यू आपको पता है किसी को? कोई भी अनुमान लगा सकता है? बेटा डायमंड भी है बीच में। अच्छा तू बनिया है ना मेरे को नहीं पता। मैं कह रहा हूं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दो, है? नहीं, मैं मान लो मैं तुम्हें कहूंगी 1 लाख दे दो, क्या दे दोगे निकाल के? अरे तुम कह रहे हो सर हम तो 30 देंगे, तो क्या मैं ले लूंगा? तो इसके लिए हम दोनों कहां जाएंगे? सुनार के पास या वैल्यूअर के पास, जो भी इससे, किसके पास? काजल के पास है, कह रहा है काजल की शॉप है, ज्वेलरी शॉप है ना, पैसा बहुत है ना अच्छा सुनो सर, तो भाई हम जाएंगे वैल्यूअर के पास, जो वैल्यूअर इसकी एग्जैक्ट कीमत बता देगा। क्लियर है यहां तक? ओके। तो ये शायद मेरी ख्याल से 60 मेरी ख्याल से इतना ही होगा, इससे ज्यादा इसका प्राइस नहीं होगा, लेकिन मैं भी अभी अनुमानित बोल रहा हूं, मुझे भी नहीं पता, ये तो वहां जाके पता लगेगा इसमें कितना, क्योंकि ये रोज गोल्ड है, रोज गोल्ड थोड़ा सस्ता आता है। ठीक है, ऑल वेल।
ठीक है। एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस, सेक्शन नंबर 9 एंड 10। तो प्राइस कैन बी फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, पहला ओके। दूसरा, प्राइस कैन बी एग्रीड टू बी फिक्स लेटर, दैट इज बाय वैल्यूअर। एंड अगला है, प्राइस कैन बी डिटरमाइंड बाय प्रीवियस डीलिंग विद बिटवीन द। अब एक बात बताओ, आप रेगुलर किसी के वहां जाते हो माल लेने के लिए, ठीक है, वो आपको रेगुलर 125 रुपए का देता है, मान लो एक यूनिट। आप रोज जा रहे हो, साल भर हो गया आपको जाते हुए, आज भी आप जा रहे हो, तो क्या आज कोई भी पर्सन बात करेगा प्राइस की? ऑब्वियस सी बात नहीं है कि दोनों के बीच में जो प्राइसेस होंगे वो पहले से ही है, आप रेगुलर आते हो। बोलो ओके, क्लियर है? सेक्शन 9 ओके। तो तीन तरीके होते हैं प्राइस फिक्स करने के। सेक्शन 10 लास्ट। तो जब भी थर्ड पार्टी कभी प्राइस फिक्स करती है तो उसके लिए पॉइंट है, ठीक है। तो ये कहता है एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, सेक्शन 10 कहता है, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इज टू सेट द प्राइस बट डोंट और कैन नॉट, द एग्रीमेंट इज, मान लो थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स ही नहीं कर पाई, वैल्यूअर भी नहीं बता पा रहा वो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई एंटीक है, कुछ पेंटिंग है, एंटीक है, मुगलों के जमाने की है, अब वैल्यूअर भी कह रहा है 5 लाख की है, लेकिन वहां पर सेलर और बायर भी, बायर को ज्यादा लग रहे हैं, सेलर को बहुत कम लग रहे हैं। सेलर को पता है मुगलों के जमाने की 700 साल पुरानी पेंटिंग है, पेंटिंग तो कम से कम 2 करोड़ की होनी चाहिए, तो 5 लाख रुपए बता रहा है। ऑल वेल, एक कोई मूवी है अमिताभ बच्चन की, मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, अमेज़न प्राइम पे है, उसमें वो विकी डोनर वाला वो है हीरो, आयुष्मान खुराना, उन दोनों की मूवी है, लखनऊ बेस्ड मूवी है जी। पिंक नहीं, सुन लो। तो उस मूवी में अमिताभ बच्चन बहुत ही ओल्ड एज होता है, बहुत कंजूस आदमी, खतरनाक लेवल का कंजूस। तो वो क्या करता है, एंड में अमिताभ बच्चन के पास ना एक बहुत बढ़िया सा सोफा होता है पुराने जमाने का, तो वो एंड में कुछ हो रहा होता है, वो उसको कबाड़ी के पास बेचा था फॉर द सेक ऑफ 700 और 800, और वही कबाड़ी उसको मुंबई में किसी जगह पर बेच कर आता बहुत महंगे में, और मुंबई में वही सोफा, क्योंकि वो एंटीक था, वो 11 लाख रुपए में ऑक्शन होता है। कहते नहीं है, वो सुनार को ही पता होता है, जौहरी को पता होता है उसकी कीमत क्या है एक्चुअली। तो ऐसे ऐसे कभी कभी क्या होता है, कोई प्राइस फिक्स नहीं कर पाया कोई वैल्यूअर, तो एग्रीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का यूजलेस। अगर मान लो कोई एक पार्टी रोक रही है थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करने से, जैसे कि वैल्यूअर है, मैं सेलर हूं, ये बायर है, अब बायर जो है वो बार बार रोक रहा है थर्ड पार्टी को, तो मैं उससे क्या ले लूंगा, अगर बायर ऑलरेडी रिसीव एंड यूज द गुड्स, देन वो रीजनेबल प्राइस पे करेगा। बायर ने गुड्स रिसीव कर लिया था, यूज भी कर लिया है, तो अब जो भी उसका रीजनेबल प्राइस होगा वो बायर देगा। बोलो के सेक्शन 10 एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको रीड करना है, जल्दी रीड करो फटाफट 2 मिनट के अंदर। पढ़ लिया है? क्लियर है? ऑल वेल। तो हमारा ये यूनिट नंबर 1 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरा का पूरा रिवीजन।
एंड देन हम इस यूनिट को पैक करेंगे। अगली क्लास में हम यूनिट नंबर शुरू करेंगे कंडीशन एंड वारंटी। तो बेटा मेरे बहुत अच्छे से इसका रिवीजन ध्यान से सुनना सब बच्चे। मैंने आप सभी को अब तो खैर याद हो चुका होगा, पता है ये फॉर द टाइमिंग याद होता है। तुम क्लास ले रहे होते हो, बार बार रिवीजन करवाता हूँ, फिर बाद में तुम अपने घर पे मेहनत करना छोड़ देते हो। कोई भी चैप्टर यूनिट का गैप 10 दिन से ज्यादा मत रखना। एग्जाम जब तुम देने जा रहे हो ना, तो कई बच्चे सोच रहे हैं जैसे मैं अभी ये जनवरी के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो जनवरी में अभी बहुत टाइम है। अब अभी क्या चल रहा है हमारा, जून चल रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है 6-7 महीने हैं आपके पास, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हो लाइफ को। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी होगी किसी भी पहले वाले बच्चों से जिन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं, उनसे कभी बात करना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं अभी जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं। दो तरीके के लोग होते हैं लाइफ में, एक वो जो दूसरों की गलती से खुद सीख जाते हैं, और एक वो होते हैं जो पहले गलती करेंगे एंड देन सीखेंगे, और दुनिया को एक्सक्यूजेस देते जाएंगे कि जब तक करेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। तो नहीं ना, सब चीजें थोड़ी खुद कर सकते हो तुम। गलती करो, सीखो, इतना लंबा उम्र नहीं है हमारा। आजकल वैसी मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। तो सर जी, ऑलरेडी जिन्होंने गलती की हुई है उनसे सीख लो, और वो सारी गलतियां हम लोगों को पता है, क्योंकि हम सेंटर पॉइंट है जहां पर वो सब आगे बता देते हैं। और कई सारा हमारा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है, कितने साल हो गए पढ़ाते वक्त। तो आपके पास मतलब बहुत नहीं है 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। मैं जनवरी बता रहा हूँ जो मेरा ये वाला बैच चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी अपनी स्टडी को सिस्टमैटिकली रखो। अप्रोक्सीमेटली, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्लास के अलावा अप्रोक्सीमेटली 5 आवर अच्छा आउटपुट आपके घर पे आप दो। अभी के लिए बोल रहा हूँ, जुलाई जैसी हो जाएगा ना उसमें तुम 6 घंटे कर देना। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है 5-6 घंटे ना, तो जिंदगी भर घिसते रहोगे फिर। जिसको भी ये बात लग रही है वो फिर लाइफ टाइम घिसेगा, और जो वही 2-3 साल पढ़ लेता है ना, वो बेटा वही लाइफ होती है फिर उसके बाद। मैं ये कह रहा हूं आपको बेसिक चीजों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत की 95% जनसंख्या बेसिक प्रॉब्लम में फंसी हुई है। अगले महीने क्या होगा, नेक्स्ट मंथ मेरा घर कैसे चलेगा, और उसी परसेंटेज में 64% पॉपुलेशन वो कल के फिगर में रहती है, कल क्या होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, जब डिग्री आती है तो कम से कम ये तो समस्या आपकी जीवन से निकल ही जाएगी, कल क्या होगा या नेक्स्ट मंथ क्या होगा। फिर आप ये सोच रहे होगे यार 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूं मंथली, यार कम से पढ़ रहे हैं, लंदन जाना चाहता हूं, बताओ यार यही इंडिया इंडिया घूम पा रहा हूँ भाई, कोई बात है, चलो एक बिजनेस और कर लेते, तब तुम्हारा माइंड दूसरे लेवल पे चला जाएगा। तो देखो तुम एक चीज से जीत चुके हो, तो भाई वहां तक अचीवमेंट के लिए क्या मांग रहे हैं आपसे वो लोग। 5-6 महीने फाउंडेशन मांग रहे, 9 महीने इंटर मांग रहे, 2 साल फाइनल मांग रहे, क्या मांगा उन्होंने, गलत मांग लिया। 12 साल घिस के आ रहे हो तुम, 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, क्या मिल गया तुम्हें वहां पे, कुछ अचीवमेंट हुई है। चलो 12th के बाद जाओ नौकरी करने, देखो क्या मिलता है तुम्हें। भाई साहब कप प्लेट नहीं धुलवाया वो आपसे, इतना कंपटीशन है मार्केट में, वो भी लोग रोटी फॉर द सेक ऑफ रोटी धो रहे, कप प्लेट भी। तो जब मात्र 6 महीने, 9-6 15 महीने और 2 साल, 3 साल 3 महीने, चलो मोटा मोटा करो 3.5 साल, क्या गलत मांग लिया आपसे। 3.5 साल मेहनत करने पर आपको वो एक स्टेटस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, क्या मांग लिया उसने, नहीं मांगा ना गलत। तो फिर उसको रिप्लाई दो ना तुम लोग। रिप्लाई कैसे दोगे, इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर चिल्लाओगे। रिप्लाई दो अपने एग्जाम से, रिप्लाई दो अपने बिहेवियर से, समझे, ऑल वेल। तो मैं आपको सभी को रिवाइज करवाता हूं।
रिवीजन मेरी कुछ इस तरीके से है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मेरा स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 1930 को, पूरे भारत में एप्लीकेबल है। इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इसका नाम था। 1963 में इंडियन शब्द हटाया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रखा। 7th चैप्टर हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, 1 जुलाई 1930 को अलग कर दिया। 4 यूनिट है, 20 नंबर का पेपर है। यूनिट 1 में करवा चुका हूँ। यूनिट 1 मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या, गुड्स का डेफिनेशन मैंने बताया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एंड एग्रीड टू बी सेवर्ड फ्रॉम द लैंड। तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने किया। 3 तरीकों का गुड्स होता है, एक एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, एक फ्यूचर गुड्स होता है, एक कंटिंजेंट गुड्स होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स वो वाला गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में होता है। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं होता है। कंटिंजेंट गुड्स वो गुड्स होता है जिसकी सेल फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड होती है। एग्जिस्टिंग गुड्स मेरे 3 टाइप के हैं, एक स्पेसिफिक गुड्स, एक एसर्टेन गुड्स और एक अनएसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Ascertain goods means the goods which are identified after entering into contract of sale. Unascertain goods means the goods which are kept in bulk. फिर हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इट मीन्स व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। सेक्शन 4। सेक्शन 5 था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे। तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी और इंस्टॉलमेंट। फिर हमने बात करी सेल अग्रीमेंट टू सेल के बीच की बात। तो थी तो कुछ और भी बातें इसमें, बट मैं डायरेक्टली डिफरेंस पे आ रहा हूँ। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में होती है। सेल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड होता है, एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी होता है। अच्छा एक बात और, सेल सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स की हो सकती है, एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों गुड्स की हो सकती है। सेल के अंदर सेलर पर अधिकार होता है प्राइस के लिए क्लेम करे, वो सूट करे, और एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर ने ब्रीच किया तो डैमेज ले सकते हैं। सेल हो गई है तो बायर विल बी लाइबल फॉर लॉस ऑफ द गुड्स, रिस्क विल बियर द बायर बिकॉज बायर इज द ओनर। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर, सेल में जस्ट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, एग्रीमेंट टू सेल में जस्ट इन पर्सोनेम मीन्स राइट अगेंस्ट द। सेल में अगर इंसॉल्वेंट हो गया बायर तो ऑफिशियल रिसीवर क्या करेगा, गुड्स ले लेगा पेमेंट देने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ एग्रीमेंट टू सेल में अगर कुछ हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई तो एडवांस ले लेगा। सेल और हायर परचेज में डिफरेंस क्या है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, हायर परचेज में नॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल के अंदर गुड्स की डिलीवरी हो सकता है इमीडिएट दे दे, हो सकता है बाद में दे दे, हायर परचेज में इमीडिएटली देंगे। सेल में जनरली बायर गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, हायर परचेजर कभी भी रिटर्न कर सकता है। सेल में सेल नहीं कर सकता, और सॉरी बायर सेल कर सकता है, हायर परचेज में सेल नहीं कर सकता। बेलमेंट में ओनरशिप इमीडिएटली, बेलमेंट मीन्स इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनली कस्टडी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन दैट इज बेलर टू अनदर दैट इज बेली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ईदर विद चार्ज और विदाउट चार्ज। तो बेलमेंट सेल में डिफरेंस क्या है, सेल में ओनरशिप इमीडिएटली, बेलमेंट में कोई मतलब नहीं है ओनरशिप का। सेल में गुड्स की डिलीवरी बाद में भी हो सकती है, बेलमेंट में इमीडिएटली होती है। सेल ऑलवेज नॉन ग्रेचुअस होता है, बेलमेंट ग्रेचुअस नॉन ग्रेचुअस दोनों। सेल में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, बेलमेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड मटेरियल मींस जहां पर लेबर एंड स्किल इन्वॉल्व होती है, वर्क एंड मटेरियल होता है, ठीक है, वहां ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती। फिर हमने बात करी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट मींस ओनरशिप क्लेम करता है और ये ट्रांसफर होता है बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट और डिलीवरी। बहुत सारे एक्सक्लूसिव नहीं इंक्लूसिव एग्जांपल है, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, कैरियर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, स्टोर कीपर सर्टिफिकेट। मैट्स रिसिप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता, वो एक्नॉलेजमेंट होता है। और शेयर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। प्राइस कौन एसर्टेन करता है, सेक्शन 9 एंड 10। 9 कहता है प्राइस एसर्टेन बिटवीन फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई वैल्यूअर भी कर सकता है या नॉर्मल कस्टमरी मैनर में जो चल रहा है परंपरा वैसे कर सकते हैं।
और अगर थर्ड पार्टी फिक्स कर रही है तो थर्ड पार्टी को कोई भी बंदा रोकेगा नहीं, कोई रोकता है तो दूसरी पार्टी उससे क्लेम ले सकती है, डैमेज ले सकती है। बोलो ओके। एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 1। आई थिंक अब आपका ये परफेक्ट है। अगली क्लास में मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ। और सुने जी मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग प्रैक्टिस का भी दौर आ चुका है। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा यूनिट घर से पढ़कर आना। किसी को भी क्लास में खड़ा होकर पूछूंगा और यहाँ बैठा के राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।